ये सिचुएशन भी क्लियर करके बताता हूं। और ये वेरी ऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मैं आपको ये टर्म भी बता चुका हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स। ये बहुत सारी H2O यूनिट्स हैं। बात आइस के स्ट्रक्चर को लेकर हो रही है। आइस, हर एक H2O यूनिट हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू नेबरिंग यूनिट्स के साथ जुड़ती है। कुछ इस तरह की सिचुएशन को हम इमेजिन करें। खास बात यह है कि हर एक ऑक्सीजन सराउंडेड विथ 4 हाइड्रोजन होता है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, मैंने समझने के लिए सिंपली इस तरह से बताया है। लेकिन हर ऑक्सीजन, उसके सराउंडिंग 4 हाइड्रोजन होंगे, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे। 2 हाइड्रोजन विल बी कोवेलेंट बॉन्डेड एंड 2 हाइड्रोजन विल बी हाइड्रोजन बॉन्डेड। पर H2O यूनिट टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने फॉर्म हो रहे हैं? 4। ये बात कर रहा हूं मैं आपसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर। तो HF में पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, H2O में 4 एंड अमोनिया में भी 4। 3 हाइड्रोजन विल फॉर्म 3 बॉन्ड्स एंड 1 नाइट्रोजन फॉर्म्स 1 बॉन्ड। सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, ये तीनों कंपाउंड्स की यदि हम बात करें तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में मैक्सिमम है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों कंपाउंड्स में मैक्सिमम है। सबसे पहले इस H2O के बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर ले। हाउ इज इट ग्रेटर देन HF एज वेल एज अमोनिया? रूम टेम्परेचर पर H2O और HF दोनों लिक्विड होते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अमोनिया एक गैस है, रूम टेम्परेचर पर अमोनिया गैस होती है। ऑफ कोर्स ये पानी में डिसॉल्व होगी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और दैट इज अ डिफरेंट नेचर ऑफ अमोनिया। बट इफ आई टॉक अबाउट प्योर अमोनिया एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पर ये गैस होता है। तो ये दोनों लिक्विड है और इन दोनों लिक्विड का भी जब आप बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करोगे तो इट इज फाउंड टू बी ग्रेटर फॉर वाटर, इनफैक्ट मच ग्रेटर। HF से कंपेयर करेंगे तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, इफ वी हैव टू मेंशन द रीजन, यदि हम इसका कारण बताना चाहते हैं तो आपको दोनों कंपैरिजन अलग अलग रीजन से एक्सप्लेन करना होंगे। लिसन व्हाट आई मीन टू से। HF के कंपैरिजन में H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग in H2O is greater than that in HF. एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी पर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नंबर आ रहा है वो। एंड व्हेन यू कंपेयर H2O एंड NH3, पर मॉलिक्यूल इस बार दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नंबर इक्वल है, परंतु जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रेंथ वाइज ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी ग्रेटर। तो यदि कंक्लूड किया जाए, शॉर्ट में बताया जाए, तो इधर वाटर में एक्सटेंट ज्यादा है और इधर वाटर में स्ट्रेंथ ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को लेकर। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो क्वेश्चंस में भी आपसे पूछी जाती हैं। ऑर्डर वगैरह आ जाता है और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। मैंने यहां आइस का स्ट्रक्चर बनाया है, इसी के कनेक्शन में एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं। हम सभी जानते हैं अच्छे से कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल केसेस की बात करें जो मैक्सिमम केसेस ऑब्जर्व किए जाते हैं, उसमें एक ही सब्सटेंस यदि 2 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में है, यदि एक ही सब्सटेंस लिक्विड है और सब्सटेंस इन द सॉलिड फेज लिया जाता है, तो सॉलिड फेज में इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस कम हो जाने के कारण वॉल्यूम घटता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। तो सॉलिड्स जनरली हैव अ हायर डेंसिटी कंपेयर्ड टू द लिक्विड्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। वाटर में सिचुएशन अपोजिट हो गई। आइस की डेंसिटी, आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर की डेंसिटी वाटर से कम होती है। वी नो आइस फ्लोट करता है वाटर पे।
यदि पानी में आइस डाल रहे हैं आप और वो फ्लोट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? डेंसिटी कम है, जो एक जनरल चीजों को कंपेयर करने पर अपोजिट जा रही है. द सिचुएशन इज एग्जैक्टली अपोजिट. व्हाई? आंसर ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो है, पर आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स बतानी होती है इस क्वेश्चन में कि हाउ इज द डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर. इट इज ऑल ड्यू टू दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं तो एक एक पार्टिकल इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर होता है सॉलिड स्ट्रक्चर में, उसी को तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं. यहां जैसा मैंने कहा कि हर ऑक्सीजन सराउंडेड विथ 4 हाइड्रोजन होता है और उनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है. 2 हाइड्रोजन एटम्स गेट कोवेलेंट बॉन्डेड एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स गेट हाइड्रोजन बॉन्डेड. ये जो ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होती है ये क्रिएट करती है वॉइड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. एम्प्टी स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं. एक हॉलो स्ट्रक्चर की तरह आइस का स्ट्रक्चर बनता है. अब ये जो वॉइड्स क्रिएट हुई हैं, इन्होंने क्या किया? वॉल्यूम को बढ़ाया है. एंड एज यू नो डेंसिटी, जब हम कांस्टेंट मास पर बात कर रहे हैं कि आपने मास फिक्स्ड रखा हुआ है सब्सटेंस का, लेकिन डेंसिटी में फर्क आ रहा है फिजिकल स्टेट के कारण. क्यों? क्योंकि सॉलिडिफाई होते वक्त ये जो वॉइड्स होती हैं ये क्रिएट होती हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने के कारण डेंसिटी कम हो जाती है. आपने एक स्टेटमेंट और भी सुना होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में पहले, लाइक जो वाटर की डेंसिटी होती है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है. यस, एंड दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस. H2O की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम है. आइए इस पॉइंट को भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट करते हुए देखें. आप इमेजिन करिए कि आपके पास आइस है पहले तो, और अब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू लिक्विड, आई मीन वाटर. जब आप इसको लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करेंगे, हाउ विल यू कन्वर्ट इट? बाय सप्लाइंग हीट. जब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, टूटने लगते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने लगेंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे, सारे नहीं, कुछ. अभी भी लिक्विड फेज में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पर अब मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे. जैसे ही आपने आइस को मेल्ट करना स्टार्ट किया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस तक, ग्रेजुअली जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, फ्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट होंगे. क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा. क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही वॉइड्स ऑक्यूपाई होने लगती है. जब वॉइड्स ऑक्यूपाई होने लगती है, इन मॉलिक्यूल्स की ही हेल्प से ये थोड़ा सा क्लोज आते हैं, वॉल्यूम घटने लगता है लिक्विड फेज में, डेंसिटी बढ़ने लगती है. लेकिन ये प्रोसेस चलता है अप टू 4 डिग्री सेल्सियस. बियॉन्ड दैट टेम्परेचर, ड्यू टू द इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अब डेंसिटी की वो वैल्यू अचीव नहीं होती जो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है. यानी 4 डिग्री सेल्सियस बिकम्स दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर H2O जहां पर उसका वॉल्यूम मिनिमम होता है, मिनिमम वॉल्यूम की कंडीशन. बस इसीलिए वो मैक्सिमम डेंसिटी की कंडीशन बन जाती है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मुझे एक दो चीजें और याद आ रही है आपसे शेयर करने के लिए. IIT लेवल पर एक क्वेश्चन पहले आ चुका है कि यदि आप 2 आइस क्यूब्स को एक साथ रखते हैं, when 2 ice cubes are placed together, क्या होगा? पहले आप सोचिए. एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो ये नहीं था कि क्या होगा दोनों आइस क्यूब को साथ में रखने पर. क्वेश्चन मैं आपको उसके बाद बताता हूं. पहले आप इतना सा पॉइंट एक बार सोचिए कि यदि आप 2 आइस क्यूब्स को एक साथ रखते हैं तो क्या होगा? चिपक जाते हैं. When 2 ice cubes are placed together, they join with each other. वो आइस क्यूब्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं. यदि वो एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर, अब ये था एक्चुअल क्वेश्चन, तो वहां पर किस फोर्स का डेवलपमेंट हुआ? किस फोर्स का डेवलपमेंट हुआ? मतलब वो आइस क्यूब्स के बीच में कौन से फोर्सेस क्रिएट हुए, डेवलप हुए? द ऑप्शंस वर गिवन लाइक कोवेलेंट बॉन्ड्स डेवलप हुए, या हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हुए, या कोवेलेंट एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई.
आप क्या सोचते हैं? आप सोचिए जरा इस पॉइंट को। देखिए एक्चुअली दो आइस क्यूब्स को आप साथ में रख रहे हैं और वो चिपक रहे हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इज इट एनी केमिकल चेंज? नो। यदि ये केमिकल चेंज नहीं है तो वहां केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं होगा, वहां कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां तो सिंपल H2O यूनिट्स एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ लेती है। मतलब फिजिकल चेंज है तो फिजिकल फोर्सेस डेवलप होंगे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑल्दो आई डोंट थिंक ये कोई बहुत हायर लेवल क्वेश्चन है, बट हायर थिंकिंग लेवल जरूर लगता है ऐसी चीजों में। आइस को आपने मेल्ट किया, क्या ब्रेक किया? कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक किए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक किए, या दोनों टाइप के बॉन्ड्स ब्रेक किए? मेरे ख्याल से आपने पिछला यदि क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ लिया है तो इसका आंसर भी इजी है। आप आइस को मेल्ट कर रहे हैं मतलब वाटर बना रहे हैं, यू आर चेंजिंग ओनली फिजिकल स्टेट। आइस का भी फॉर्मूला H2O, वाटर का भी फॉर्मूला H2O, सो यू आर नॉट चेंजिंग एनी काइंड ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यू आर नॉट चेंजिंग it chemically, rather we are changing it just physically. So physical forces are there जो break हुए हैं, जो overcome हुए हैं. So when ice melts, hydrogen bonds are broken. When water evaporates, hydrogen bonds are broken. Finally, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ही इस टॉपिक में मैं आपको अब एक चीज और बता रहा हूं, यह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स। आइए देखें टाइप्स वाली बात क्या कहती है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय टेकिंग एग्जाम्पल। मैं पहले टर्म्स का यूज नहीं करते हुए आपको एग्जाम्पल पहले बता रहा हूं। फैक्ट सुनिए, एग्जाम्पल्स देखिए, जरा एनालाइज करिएगा। हियर इज बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर में यदि टू एडजेसेंट पोजीशंस ऐसे दो ग्रुप्स के साथ हो तो इस कंपाउंड को कहा जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दिस इज द सिचुएशन। वहीं यदि मैं यही दो फंक्शनल ग्रुप्स ऑपोजिट पोजीशंस पर रखता हूं, दिस इज द सिचुएशन। तो ये वाला जो आप कंपाउंड देख रहे हैं इसे बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब पहले मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, फिर उसके बाद में हम इसके रीजनिंग पर जाएंगे। फैक्ट सुनिए अबाउट द प्रॉपर्टी जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में जब बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन किया जाता है तो पैरानाइट्रोफिनॉल हैज बीन फाउंड टू हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट as compared to the ortho isomer. Can you think about the difference? boiling point में difference position के कारण क्यों आया? Friends, दोनों structures हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलाउ करते हैं, बट यहां क्या होता है कि the two functional groups being adjacent to each other, यहां partially positive हाइड्रोजन इस पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। जब ये सिचुएशन होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड को इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल। यहां पर जो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सिंस दे आर अपोजिट टू ईच अदर, इनमें मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती।
एक मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग अदर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। यहां था इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द सेम, और यहां इंटरमॉलिक्यूलर अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यह फर्क होता है इंटर या इंट्रामॉलिक्यूलर का, तो इसके कारण एसोसिएशन ज्यादा कहां होगा? व्हाट डू यू थिंक? which particular example, which particular sample would have more association of the molecules? इसके एसोसिएशंस ज्यादा होंगे क्योंकि इधर एक मॉलिक्यूल नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को भी होल्ड कर रहा है, सो अ हायर एसोसिएशन रिजल्ट्स इनटू अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन अमंग द वेरियस मॉलिक्यूल्स को वीक कर देती है और यही रीजन होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो यूजुअली ऑर्थो और पैरा आइसोमर में जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह के डिफरेंसेस क्रिएट कर रही हो, वहां जनरली ऑर्थो आइसोमर्स ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड पैरा आइसोमर्स ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट देखे जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है कि जिसके एप्लीकेशंस आपको केमिस्ट्री की सभी ब्रांचेस में मिलते हैं, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो। सो बी प्रिपेयर्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उनसे रिलेटेड ऐसे कई केसेस जो मैंने आपको अभी जो कॉन्सिक्वेंसेस में बताए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी और सिचुएशंस डेवलप होती हैं। अलॉन्ग विद दैट, अभी जो टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये मैंने अभी कंप्लीट किया है। अब एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर आप मुझे बता दीजिए आपका आंसर क्या होगा। जैसे मैंने लिया सपोज इथेन, यदि मैंने लिया है डाइमिथाइल ईथर और यदि मैंने लिया है इथेनॉल, यदि हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करें, कंपाउंड्स विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन, एक अल्केन है, एक ईथर है और एक अल्कोहल है। एक और क्वेश्चन के लिए मैंने आपको यह बताया है सो दैट ओवरऑल जो आज हमने अभी तक पढ़ा है यह आपका एक कनेक्टिविटी बना ले। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैंने इनको लिखा है, यह इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने का कारण है वैन डर वाल अट्रैक्शन ड्यू टू नॉन पोलर नेचर, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ड्यू टू स्लाइट पोलर नेचर in ethers, and hydrogen bonding due to the presence of OH bond in the structure. So since the magnitude of attraction increases in this order, van der Waal, dipole dipole and hydrogen bonding, therefore the boiling point also follows the increasing order in these three cases. So this way just go through the questions, आपको प्रैक्टिस इस लेवल पर करनी चाहिए। देयर कैन बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिलेट करते हुए, बोर्ड्स के लेवल पर पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में कई बार, और इनका एप्लीकेशन पार्ट भी जो आप केमिस्ट्री की बाकी ब्रांचेस में देखते हैं, फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में। नाउ विद दिस वन पार्ट ऑफ द टॉपिक इज ओवर। अगले लेक्चर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स। थैंक यू।